हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अमरेश एकेडमी पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम लोग आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल के एक ऑब्जेक्टिव सीरीज लॉन्च किया गया है जो बीए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण है। तो बीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए मानव भूगोल और ये बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए आर्थिक भूगोल ऑब्जेक्टिव मतलब वैकल्पिक सीरीज शुरुआत किया गया है। तो इस शुरुआत में आज हम लोग पुनः मानव भूगोल की सीरीज को लगभग 20 प्रश्नों को फॉलो करेंगे। तो आइए इस 20 प्रश्न में सबसे अब 45 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं, तो 45वें नंबर के प्रश्न का शुरुआत करते हैं। और सभी लोग ध्यान देंगे कि जो भी प्रश्न आ रहा है, ठीक है ना, उसको आप भी सॉल्व करते चलिए और जितना ज़्यादा अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। तो आइए हम सभी लोग थोड़ा सा एक बार आप प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले एक बार कमेंट करें कि क्या आपको आवाज़ और ये इसकी वीडियो क्वालिटी आपको सुनाई और दिखाई दे रहा हो, तो आप एक बार कमेंट करके बताएं, फिर हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम सभी लोग अब देखते हैं प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है। मानव भूगोल क्रमबद्ध विश्लेषण करता है, किसका करता है? मानव भूगोल क्रमबद्ध विश्लेषण करता है, किसका करता है? पर्यावरणीय दशाओं का करता है, या मानव और पृथ्वी के मध्य विद्यमान संबंधों का करता है, जनसंख्या का करता है, या मानव प्रजातियों का करता है? जो मानव भूगोल है वह क्रमबद्ध विश्लेषण किसका करता है भाई? तो इसमें से करेक्ट जो होगा वह होगा बी। किसका करेगा? मानव और पृथ्वी के मध्य विद्यमान संबंधों का वह क्रमबद्ध विश्लेषण करता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हम लोग 46 देखेंगे। मानव भूगोल, ध्यान दीजिएगा, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ध्यान दीजिएगा, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और स्थिर मानव परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये किसने कहा है? क्या जिन ब्रुन्स ने कहा है? क्या रेटजेल कहा है? क्या कुमारी एलन चर्चा सैंपल ने कहा है? क्या डिमांजिया ने कहा है? तो ये कथन किसका है भाई? ध्यान दीजिएगा, यह कथन है फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या यूएसए की रहने वाली कुमारी एलेन चर्चिल सैंपल का है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और स्थिर मानव के परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट 2-3 बार 4 बार इसको ध्यान से दीजिएगा। ठीक है ना, क्या लिखा? मानव भूगोल क्रियाशील मानव और स्थिर पृथ्वी के परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। यह कथन कुमारी एलन चर्चिल सैंपल का है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में हम लोग देखते हैं मानव क्रियाशील मानव स्थिर, पुनः वही क्वेश्चन रिवीजन कर दिया गया है, इसलिए भी वही होगा। ठीक है ना, ये 2 बार दिया गया है, तो पुनः इसको रिवीजन कर लीजिएगा। दोनों लगातार क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ये परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, स्वयं मानव संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। स्वयं मानव संस्कृति का, ठीक है ना, क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। कथन किसका है? जिन ब्रुन्स का है, विडाल डिला ब्लास का है, कुमारी सैंपल का है, या रेडजेल का है? जी हाँ दोस्तों, किसका कथन है? ये जिन ब्रुन्स का है। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इज द करेक्ट आंसर। जिन ब्रुन्स का कथन है स्वयं मानव संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ही देखते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है भाई? मानव भूगोल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? क्या वनस्पति का अध्ययन करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। क्या प्राणी का अध्ययन करते हैं? प्राणी जीवन का अध्ययन करते हैं, या क्या मानव का अध्ययन करते हैं, या संस्कृत का है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है भाई? मानव का ही केवल अध्ययन करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन है 50वां। मानव द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल की विशेष सामग्री में जो सम्मिलित नहीं है वह क्या है? जो मानव भूगोल की विशेष सामग्री है उसमें सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है भाई? ठीक है ना, तो बताइए क्या सम्मिलित नहीं है 50 नंबर वाले क्वेश्चन में, क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है ना, क्या सम्मिलित नहीं है? जनसंख्या, मानव भूगोल में जनसंख्या क्या सम्मिलित होती है या नहीं होती है? सांस्कृतिक तत्व होते हैं भाई, जनसंख्या होता है ना, सांस्कृतिक भी होते हैं, परिवहन भी होते हैं। लेकिन मानव भूगोल की विशेष सामग्री में उद्योग नहीं होता है, बल्कि यह आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, उद्योग, ठीक है ना, मानव भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। स्वयं मानव संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। अभी हम लोग एक दिन पढ़ा है, वह कभी भी अकर्मणीय नहीं है, अकर्म नहीं है। ठीक है ना, यह कथन किसका है? ब्लास का है, ब्रुंस का है, फिंच का है, ट्रिवार्था का है। तो यह कथन किसका है भाई? आगे हम लोग क्वेश्चन ही रिवीजन किए हैं, ठीक है ना, ब्रुंस का है। ठीक, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। प्रोफेसर ब्लास ने भूगोल के क्षेत्र में 6 तथ्यों का समावेश किया है। किसका किया है भाई? 6 तथ्यों का समावेश किया है। तो बताइए निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? पहला, पृथ्वी के भूदृश्यों की एकता। दूसरा दिया हुआ है प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों का विश्लेषण। तीसरा दिया है मानवीय विकास के घटक। अगला दिया हुआ है मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण का परिमार्जन। तो चलिए, पहला उन्होंने जो दिया था, पहला सही है, पृथ्वी के भूदृश्यों की एकता। दूसरा उन्होंने जो दिया था प्राकृतिक सांस्कृतिक भूदृश्यों का विश्लेषण। अगला जो दिया था मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण का परिमार्जन। लेकिन उन्होंने मानवीय विकास के घटक का समावेश नहीं किया था। ठीक है ना, इसलिए ही क्या होगा? गलत होगा। तो गलत होगा तो इसलिए गलत ही पूछा है, इसलिए ही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। फ्रेडरिक रटजेल मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। वेरी गुड, फ्रेडरिक रटजेल मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए, है कौन सी पुस्तक है? क्या मानव भूगोल के सिद्धांत हैं? क्या एंथ्रोपोजियोग्राफी है? क्या भूगोल के तत्व है? या मानव भूगोल? तो जो मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रटजेल हैं, उनकी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी है। ये जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भाई? जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है ना, इनकी किताब एंथ्रोपोजियोग्राफी तो है ही, ठीक है ना, एंथ्रोपोजियोग्राफी है, ठीक है ना। लेकिन इसी के अंतर्गत पॉलिटिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों बुकें इनकी हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेस्ट बुक है उनका एंथ्रोपोजियोग्राफी है। ठीक है ना, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इज बी होगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा नहीं है? प्रजाति भूगोल, सामरिक भूगोल, ब्रह्मांड भूगोल और सामाजिक भूगोल। सीधी सी बात है भाई, प्रजाति मानव भूगोल की शाखा है, सामरिक है, सामाजिक है, लेकिन ब्रह्मांड भूगोल क्या है भाई? यह मानव भूगोल की शाखा नहीं है, बल्कि यह भौतिक भूगोल के अंतर्गत, खगोलिकी के अंतर्गत कह लीजिए, ठीक है ना, खगोलिकी के अंतर्गत एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना, ब्रह्मांड विज्ञान का ये भाग है। इसलिए इसे ब्रह्मांड विज्ञान या ब्रह्मांड भूगोल कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। ठीक, अगले क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का। 55 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव भूगोल की किस शाखा में सांस्कृतिक मानव का अध्ययन किया जाता है? किसका भाई? सांस्कृतिक मानव का अध्ययन किया जाता है, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। वह क्या है भाई? क्या वह सामाजिक भूगोल है? क्या वह राजनीतिक भूगोल है? क्या वह प्रजाति भूगोल है?
क्या वह ऐतिहासिक भूगोल है, ठीक है ना। तो यह जो सांस्कृतिक भूगोल है वह प्रजाति भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना। किस पुस्तक के लेखक भाई, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना। क्या टेलर है, बोदिन है, रस्कल है, रीटर है। रिपब्लिक पुस्तक के रीटर मुख्य रूप से तो अरस्तू है, ठीक है ना, लेकिन इस ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, ठीक है ना। कौन है भाई, अरस्तू हैं, प्लेटो अरस्तू, ठीक है ना। आप लेकिन इसमें नाम दिया नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसमें क्या दिया है भाई, टेलर है, था ही नहीं ना, रिस्केल है नहीं है, रीटर है, लेकिन इसमें बोदिन दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हम क्या मानेंगे, बोदिन मानेंगे। लेकिन रिपब्लिक आप ध्यान से देखिएगा, ये कौन है कमेंट करके बताएंगे ना। रिपब्लिक पुस्तक, ठीक है ना, अरस्तु प्लेटो नाम सुने होंगे, गुरु शिष्य रहे हैं ना, तो ये रिपब्लिक अरस्तु का ही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है आंसर वह बोदिन दिया हुआ है, तो इसको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं रिपब्लिक पुस्तक किसकी है। आइए अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। मानव भूगोल का जन्मदाता निम्न में से किसे मानते हैं, सबको पता है, जिन ब्रुन्स को मानते हैं, कार्ल रीटर को मानते हैं, फ्रेडरिक रेटजेल को मानते हैं, विडाल डिला प्लास को मानते हैं। चलिए भाई, मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, आपको बताया गया। मानव भूगोल के ज़्यादा फ्रेडरिक रेटजेल है, जर्मनी के हैं, ठीक है ना। ये कहाँ के हैं भाई, जर्मनी के हैं, और ये एंथ्रोपोजोग्राफिक बुक लिखे हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध फ्रांस से नहीं है, ठीक है ना। विडाल डिला ब्लास का, जिन ब्रुन्स का, डिमांजिया का, ये सभी तो कहाँ के हैं भाई, ये फ्रांस के हैं। लेकिन कुमारी एनएल चर्ची कहाँ की हैं, यूएस, ये क्या होता है भाई, ये यूएसए की हैं, ठीक है ना। कहाँ की हैं, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं, ठीक है ना। आइए अगला बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव, इसे कहते हैं भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरमेंटल से कहते हैं भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव। बहुत ही बेस्ट पुस्तक है ये। इस पुस्तक के रचयिता कौन है यार, लेखक कौन है, क्या कुमारी सैंपल हैं, क्या फ्रेडरिक रेटजेल हैं, क्या जे स्पेंसर हैं, या जिन ब्रुन्स हैं। जी नहीं, इसके रचयिता तो कुमारी एलन चर्च सैंपल हैं, ठीक है ना। आइए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 पर, और क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसको देखते हैं। मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, चट्टान या खनिज का, जलमंडल का, मानव पृथ्वी का, इनमें से कोई नहीं। मानव भूगोल में मानव का अध्ययन किया जाएगा, और मानव के साथ साथ पृथ्वी का अध्ययन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मानव भूगोल में विस्तृत अध्ययन किसका किया जाता है भाई, जलवायु का किया जाता है, भूगर्भ का किया जाता है, भूआकृत का किया जाता है, जनांकिकी। तो ध्यान दीजिएगा भाई, मानव भूगोल में मानव से संबंधित जनसंख्या और जनांकिकी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर का, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ध्यान दीजिएगा, कई बार आप नाम सुन चुके हैं, जितना अभ्यास आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट और सुपर होगा, ठीक है ना। एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन है, सिंपल हैं, कार्ल रीटर हैं, हंटिंगटन है, या फ्रेडरिक रेटजेल है। तो आपने कई बार सुन लिया है, फ्रेडरिक रेटजेल इसके रचयिता हैं या लेखक हैं। मानव इतिहास नामक पुस्तक की कृति किसकी है, हेरोडोटस की है, स्ट्रैबो की है,
थियोफ्रेटस की है, टॉलमी की है। किसकी है भाई? मानव इतिहास, ठीक है ना, या ज्योग्राफी हिस्ट्री, ठीक है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी उनकी बुक लिखी है। तो इतिहास के जनक भी हैं। कौन है भाई? हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास समय का परिचायक है जबकि भूगोल या स्थान का। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप सभी लोग उसको ध्यान से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उक्त कथन में से किसका कथन है इतिहास समय का परिचायक है और भूगोल या स्थान का, प्लेस का, ठीक है ना। तो ये बताइए किसका कथन है? क्या इमैनुअल कांट का है, क्या हम्बोल्ट का है, क्या कार्ल रिटर का है, या वारेनिस का है? तो जी हाँ, ये किसका है भाई? ये इमैनुअल कांट का कथन है। क्या कथन है? इतिहास समय का परिचायक है जबकि भूगोल या स्थान का। वेरी वेरी स्टेटमेंट ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। इसे आप ध्यान से रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 65 नंबर, मानव भूगोल के सिद्धांत निम्न में से किसकी कृति है? मानव भूगोल के सिद्धांत निम्न में से किसकी कृति है? ईसा बोमैन की है, विलियम डेविस की है, विडाल डी लाब्लास की है, या फ्रेडरिक टेजेल की है? किसकी है भाई? मानव भूगोल का जो सिद्धांत है वह विडाल डी ला ब्लास का है, ठीक है ना। किसका है भाई? वह विडाल डी ला ब्लास का है, ठीक है ना। विडाल डी ला ब्लास कहाँ के हैं भाई? फ्रांस के हैं। इनके बारे में कथन है, फ्रांस में भूगोल के जन्मदाता यदि कोई है तो वो ब्लास हैं, या फिर इनके शिष्य हैं, या इनके शिष्यों के ही शिष्य हैं। अदर कोई नहीं है जो फ्रांस में भूगोल का विकास किया हो, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 66 नंबर पे आ गए हम लोग। 66 नंबर क्या कह रहा है? इतिहास का भौगोलिक परिचय, इतिहास का भौगोलिक परिचय नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना। भौगोलिक, इतिहास का भौगोलिक परिचय किसने किया है? लुसियन फेब्रे ने किया है, जिन्स ब्रून्स ने किया है, विडाल डी ला ब्लास ने किया है, जिन बोदिन ने किया है। तो ये भाई किसने कहा है? लुसियन फेब्रे ने इतिहास का भौगोलिक परिचय नामक पुस्तक की रचना फेब्रे ने किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान निश्चयवाद की विचारधारा का समर्थक नहीं है? निश्चयवाद, फ्रेडरिक टेजेल इसके जन्मदाता हैं, हम्बोल्ट है ही, और कार्ल रिटर हैं, लेकिन विडाल डी ला ब्लास नहीं है। ये किसके हैं भाई? ये संभववाद के जन्मदाता हैं, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ये क्या है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। रुको और विचार करो फिर आगे बढ़ो। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, क्या कहते हैं भाई? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो ना डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ निश्चयवाद के अंतर्गत ग्रिफिथ टेलर का विचार है, ठीक है ना। कहते हैं क्या? रुको और विचार करो फिर आगे बढ़ो। अवधारणा प्रतिपादन किसने किया है? क्या लुसियन फेब्रे ने किया है, जॉर्ज टैथम ने किया है, ग्रिफिथ टेलर ने किया है, और डार्विन ने किया है? तो यह विचारधारा किसने किया है? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किए हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं मानव भूगोल में निश्चयवादी विचारधारा का प्रवर्तक निम्न में से हैं। कौन है प्रवर्तक भाई? इसके समर्थक कौन है? निश्चयवाद विचारधारा स्ट्रेबो हैं, कार्ल रिटर हैं, हिप्पोक्रेटस हैं, अरस्तु हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कौन है? हिप्पोक्रेटस हैं इसके प्रवर्तक, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन है, और इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। और यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70, मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा का प्रवर्तक निम्न में से है। मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा, चलिए ध्यान दीजिए, संभववादी विचारधारा, ठीक है ना।
जो ध्यान दीजिएगा, लुशियन फेब्रे ने शब्द दिया है, ठीक है ना, लुशियन फेब्रे ने शब्द दिया है, क्या शब्द दिया है, संभववादी, पॉजिटिविज्म, ठीक है ना, लेकिन उसके मुख्य रूप से ग्लास माने जाते हैं। तो यहाँ दोनों का जब नाम दिया जाता है, ऐसा ध्यान दीजिएगा, दोनों का नाम दिया जाता है, उस स्थिति में फेब्रे ही ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है ना। इसलिए मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन होंगे, लुशियन फेब्रे होंगे, ठीक है ना। लुशियन फेब्रे नाम नहीं दिया होता तो विडाल डी ला ब्लास एकदम करेक्ट, डिकिंसन और ईशा बोमेन नहीं होंगे, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भूगोलवेत्ता, ठीक है ना, 71 नंबर का क्वेश्चन है, किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि मानव एक ही साथ कर्ता एवं निष्क्रिय दोनों भूमिकाओं का निर्वहन करता है। क्या यह विडाल डी ला फ्रेडरिक डजेल ने कहा है, ठीक है ना, क्या यह फ्रेडरिक डजेल ने कहा है, क्या अल्बर्ट डिमांजिया ने कहा है, अल्फ्रेड हेटर ने कहा है, विडाल डी ला ब्लास ने कहा है। तो विडाल डी ला ब्लास ने ही कहा है मानव एक ही साथ कर्ता और निष्क्रिय दोनों भूमिकाओं का निर्वहन करता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 72, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ये तो आपको भाई कंपल्सरी आंसर देना ही है, ठीक है ना। क्या भारत है, क्या चीन है, रूस है या संयुक्त राज्य अमेरिका है। लेकिन हम लोग जानते हैं सबसे पहले चीन था, लेकिन अब भारत हो गया है। इसके लिए आइए हम एक थोड़ा सा आपको 72 नंबर क्वेश्चन याद किए, मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ कि अब कौन हो गया है, भारत हो गया है। आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। अपनी वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर इस वीडियो को दिखाने, ये नोट्स दिखाने में आपको थोड़ा सा आपको मोबाइल को घुमाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए लिखा है ना, चीन को पछाड़ सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बना है भाई, भारत बन गया। पहले चीन था, लेकिन अब चीन ना होकर के कौन है, भारत है, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ढेर सारे इंपॉर्टेंट इसमें है, भेरी चीज़ इसमें इंक्लूड किया गया है, तो आप इसका एक रिपोर्ट ले लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोगों ने ही क्वेश्चन देखे थे ना, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, यहाँ पर चीन आंसर दिया गया, लेकिन अब भारत आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। क्या इथोपिया है, सूडान है, मिस्र है, अल्जीरिया है। यदि इसमें हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा कौन है भाई, इजिप्ट अर्थात मिस्र है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग यदि ड्रा करें ऑस्ट्रेलिया को तो देखें आपको जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप जो सूज के आकार का है, ठीक है ना। किसके आकार का है भाई, सूज के आकार का है। इधर हम लोग देखते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, जो पूर्ण रूप से पूरा पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर डाउन से घास पाई जाती है और यहाँ पर भेड़ पशु पालन किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद ऐसे और ये देख रहे हैं यहाँ पर क्वींसलैंड है, ये जो क्षेत्र है ना, यही जो क्षेत्र है एक पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसके बाद मर्रे डार्लिंग, यहाँ पर नदियाँ होती हैं। इसी क्षेत्र में जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहता है। तो कौन सा क्षेत्र हो गया भाई, पूर्वी क्षेत्र हो गया। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रहती है या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में रहती है या दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में रहती है। तो जो सबसे सटीक उत्तर है वह क्या होगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रिक है BSc MA ट्रिक है, इसके जो कंट्री हैं उसके लिए, ठीक है ना। BSc MA PhD, ठीक है ना। ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबर्रा, मेलबोर्न, एडिलेड, पर्थ, ठीक है ना। ये सब इसके फेमस शहरों का नाम है ना। ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबर्रा, मेलबोर्न, एडिलेड, पर्थ, ठीक है ना।
और HD है, इसके कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबर्रा, मेलबोर्न और एडिलेड, पर्थ, ये भी है, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, HD एक है नाम, इसके भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक घनत्व वाली है, ठीक है ना। कहाँ घनत्व सर्वाधिक है, क्या चीन में है, भारत में है, बांग्लादेश में, दक्षिण कोरिया में है। चीन और भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है ये तो ठीक है, लेकिन जब से सबसे ज़्यादा घनत्व वाला बांग्लादेश है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर छोटे देश, जो देश है वह छोटा है, जनसंख्या का घनत्व अधिक है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का, यूरोप के निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। भाई जर्मनी का है, फ्रांस का है, ग्रेट ब्रिटेन का है, इटली का है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या किसका है भाई, ग्रेट ब्रिटेन का है, ठीक है ना। आइए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, यदि मानव का विकास निम्न में से किस काल में माना जाता है। अभिनूतन काल, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलियोसीन। ये टॉपिक होता है जूलॉजिकल टाइम स्केल, वो वैज्ञानिक समय मापनी, उसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें बताया गया है, ठीक है ना। कोसिडिसिपी, ट्रेजुकी, ठीक है ना, EOMP, ये सब ट्रिक है। ये बताया जाएगा कि ये कौन कौन से काल हैं और इस काल में किस किस का आविर्भाव हुआ है, मतलब उद्भव हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें मानव का उद्भव जो हुआ है तो अभिनूतन काल में हुआ है, ठीक है ना। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला है ट्रांस ह्यूमन्स हैं, क्या है भाई, ट्रांस ह्यूमन्स क्या है, एक प्रजाति है, एक द्वीप है, ऋतु प्रवास की प्रक्रिया है, एक रेल है। मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो ये रेल और ये सब तो हम भी नहीं समझ जानेंगे। प्रजाति तो हो सकते हैं लेकिन ये प्रजाति नहीं है, ये ऋतु प्रवास की प्रक्रिया है। ऋतु श्वास लिखा है तो ऋतु श्वास की प्रक्रिया है, ट्रांस ह्यूमन्स ना। ट्रांस ह्यूमन्स क्या है, ऋतु श्वास की प्रक्रिया है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 की ओर चलते हैं। और 79 क्या कह रहा है, प्रवसन सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है। कौन सा सिद्धांत भाई, प्रवसन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादन किया है। क्या फ्रेडरिक रटजेल ने किया है, टिलिन स्मिथ ने किया है, मोरिटस वैगनर ने किया है, या ग्रिफिथ टेलर ने किया है। जो प्रवसन सिद्धांत है कौन किया है भाई, मोरिटस वैगनर महोदय ने किया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का, निम्न में से स्थायी प्रवास का प्रकार है। स्थायी प्रवास, ठीक है ना, गांव से शहर की ओर, इनमें से गांव, शहर से गांव की ओर, अंतर्देशीय प्रवसन, और इनमें से भी स्थानीय प्रवास जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, चाहे गांव से शहर की ओर जाए या शहर से गांव की ओर आए या एक देश क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाए ना, ये सभी क्या होते हैं, स्थानीय प्रवास कहलाते हैं, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 और ये है, ब्रेन ड्रेन नाम की संज्ञा निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवसन को दी गई है। ब्रेन ड्रेन, ध्यान दीजिएगा, क्या यह आर्थिक और जनांकिकी प्रवसन के लिए किया गया है, क्या यह स्वतंत्र संगठित प्रवसन के लिए किया गया है, क्या यह ऊंचे गुण वाले व्यक्तियों का प्रवसन है, या अंतर क्षेत्रीय प्रवसन है, ठीक है ना। तो चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, ब्रेन ड्रेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह उच्च गुण वाले या ऊंचे गुण वाले व्यक्तियों का प्रवसन है। उच्च गुण वाले जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, ठीक है ना, खोजकर्ता, ये बड़े बड़े जो लोग हैं एक देश से दूसरे देश में प्रवसन करते हैं। तो जो ब्रेन मतलब दिमाग से जो तेज होते हैं उनका प्रवसन ब्रेन ड्रेन नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर का, निम्नलिखित में से
प्रवसन का प्रतिकूल घटक है, निम्न में से प्रवसन का प्रतिकूल घटक है, प्रतिकूल, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। आजीविका के श्रेष्ठ अवसरों की उपलब्धता। अगला, जनसंख्या की तुलना में आर्थिक संसाधनों का अभाव, सुरक्षा की भावना और उपजाऊ भूमि और उत्तम जलवायु। प्रतिकूल कह रहा, ध्यान दीजिए, अनुकूल नहीं कह रहा। अनुकूल होता तो ये सभी तीनों होते हैं, लेकिन प्रतिकूल कह रहा तो जनसंख्या की तुलना में आर्थिक संसाधनों का अभाव, अभाव का मतलब होता है कमी, तो वो प्रतिकूल नहीं होगा बल्कि अनुकूल ना, प्रतिकूल हो जाएगा। अनुकूल ये सब होते हैं, और प्रतिकूल का मतलब उल्टा, अभाव है, कमी है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अंतर क्षेत्रीय, इंटर रीजनल माइग्रेशन, अंतर क्षेत्रीय प्रवास, इंटर रीजनल माइग्रेशन निम्न में से किसके बीच होता है? बताइए भाई, किसके बीच होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इंटर रीजनल, ठीक है ना, ये क्या ग्रामीण से नगर की ओर होता है, नगर से महानगर की ओर होता है, नगर से उपनगर क्षेत्र की होता है। तो जो इंटर क्षेत्रीय, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाते हैं, उसे ही कहा जाता है अंतः क्षेत्रीय प्रवास। यह ग्रामीण से नगर की ओर हो सकता है, नगर से ग्रामीण की ओर हो सकता है, नगर से महानगर की ओर हो सकता है, और नगर से उपनगर क्षेत्र की ओर हो सकता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर है सभी हो सकते हैं, डी, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, चलिए भाई 84 पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन स्थायी अधिवास का प्रतीक है? स्थायी, गांव है, कस्बा है, नगर है, इनमें से सभी क्या हैं? स्थायी अधिवास का प्रतीक हैं। 85 को देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से अधिवास पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में सघन तो नहीं पाए जाते हैं, ठीक ना, गुच्छित भी नहीं पाए जाते हैं, निविष्टित भी नहीं पाए जाते हैं, प्रकीर्ण मतलब बिखरे हुए लोग पाए जाते हैं, एक सी इकट्ठे नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, झीलों के चारों ओर बसा हुआ गांव किस प्रतिरूप में होता है? झील, ध्यान दीजिएगा, झीलों के चारों ओर बसा हुआ गांव किसका होता है भाई? अरी होता है, निहारकी होता है, नाभिकी होता है, या तारा रूपी होता है, ठीक ना। झील के चारों ओर जो गांव बसे होते हैं वह तारा रूपी होते हैं, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न में से कौन से अधिवास पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से अधिवास पाए जाते हैं भाई? तो हम लोग पढ़ रही है प्रकीर्ण, झीलों के चारों ओर तारी, ठीक है ना, तो हम लोग पढ़े निहारकी गांव पाए जाते हैं। ध्यान दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निहारकी, ठीक है ना। दो गांव इस प्रकार के पाए जाते हैं, एक निहारकी पाया जाता है, एक नाभकी पाया जाता है, ठीक है ना, नेबुला और सेंट्रल। ध्यान दीजिए, निहारकी गांव पाए जाते हैं पहाड़ों पाए जाते हैं, सागरों पाए जाते हैं, मैदानों पाए जाते हैं, तालाबों के चतुर्दिक चारों ओर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो तालाब के चारों ओर गांव पाए जाते हैं उसे निहारकी गांव कहते हैं, लेकिन जो एक मुखिया का घर हो और मुखिया के घर के चारों ओर कुछ घर बसे उसे नाभकी गांव कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। नाभकी बस्तियां या नाभकी गांव, ठीक है ना, नाभकीय। और ये निहारिका, निहारिका क्या होता है? एक तालाब होता है, इस तालाब के किनारे घर बसे होते हैं, ठीक है ना, इस तालाब के किनारे क्या बसे होते हैं? घर होते हैं, ठीक। तो जो तालाब के किनारे घर बसे होते हैं उसे कहते हैं हम लोग निहारकी। और जब एक मुखिया का घर हो या कोई एक गवर्नमेंट भवन हो या सरकारी भवन हो या कुछ ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट हो जो बीच में हो, उसके किनारे किनारे गांव बसे होते, घर बसे होते हैं, उसे नाभकीय घर कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, पंखाकार गांव पाए जाते हैं, नदियों के डेल्टाओं पर पाए जाते हैं, नदियों के उद्गम पर पाए जाते हैं, नदियों के विसर्पों पर पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं पंखाकार होता है डेल्टा, ठीक ना, तो नदियों का जो डेल्टा होता है वहां पर क्या पाए जाते हैं भाई? पंखाकार गांव पाए जाते हैं।
क्रॉल निवास क्षेत्र है, निवास, ठीक है ना। क्रॉल क्या है भाई, किसका निवास क्षेत्र है, क्रॉल किसका निवास क्षेत्र है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट की बात है, क्रॉल एक घर है, किसका घर है, बद्दुओं का है, किर्गिजों का है, बुशमैन का है, मसाई का है। आपको इसके पहले इग्लू मिला होगा, इग्लू किसका है भाई बताइएगा, कमेंट करके बताइए इग्लू किसका है, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखते हैं क्रॉल किसका है, तो यह बुशमैन का घर है, ठीक है ना। क्रॉल किसका है, बुशमैन का घर है। 92 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल नगर नहीं है। लंदन है, शिकागो है, कानपुर है, रुड़की है, ठीक है ना। तो लंदन विश्व का फेमस, यहाँ पर इंडस्ट्रियल बहुत फैला हुआ है। शिकागो यूएसए का फेमस, ठीक है ना। कानपुर भारत का फेमस, जो मैनचेस्टर के भी नाम से जाना जाता है। जो रुड़की है यह इन औद्योगिक नगर नहीं है, ठीक है ना। आगे अगले के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय मानव के प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता है, ये ध्यान देना है, नहीं आता है। मत्स्य पालन, कृषि, परिवहन, आखेट। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, मत्स्य पालन को कहते हैं, कृषि को कहते हैं, आखेट को कहते हैं, लेकिन ये जो है तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, परिवहन, यातायात, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा 94 निम्नलिखित मतों में से कौन सा व्यवसाय मानव के तृतीय श्रेणी के व्यवसाय में शामिल है। तृतीय श्रेणी की बात किया है, वन काटना, प्राथमिक खनन खोदना, प्राथमिक सुरक्षा सेवाएं और संचार, ठीक है ना। अब ध्यान देना है, जो सुरक्षा है, ठीक है ना, हम किसी चीज़ की सुरक्षा करते हैं, यह उच्च कोटि में आता है। लेकिन जो तृतीय श्रेणी का है वह है संचार, कम्युनिकेशन, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, संचार सेवाएं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, अनुक्रम अधिष्ठान का तात्पर्य है, अनुक्रम अधिष्ठान का तात्पर्य है मानव व्यवसाय में बदलाव, मानव निवास क्षेत्र में बदलाव, मानव के खान पान में बदलाव, मानव की वेशभूषा में बदलाव। अनुक्रम अधिष्ठान को कहते हैं हम लोग मानव व्यवसाय में जो बदलाव आ जाए उसे हम लोग मानव अनुक्रम अधिष्ठान कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन नंबर है 96, और ध्यान दीजिएगा हम लोग शतक की ओर पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे। एक बार आप सभी लोग इसको लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग शतक पहुंचने वाले हैं। 75 नंबर के क्वेश्चन पर 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। 96 क्वेश्चन, पशुपालन द्वारा जीविका निर्वाह की अवस्था थी, पशुपालन द्वारा जीविका निर्वाह की अवस्था थी, क्या था भाई, पूरा प्रस्तर काल में, प्लीस्टोसीन काल में, नव प्रस्तर काल में, कांस्य युग में। तो जो पशुपालन का द्वारा जीविका निर्वहन की अवस्था थी वह नव प्रस्तर काल में थी, ठीक है ना। अब हम लोग धीरे धीरे शतक की ओर पहुंच रहे हैं। 97 में कहा मानव ने कृषि करना सीख लिया था, मानव ने कृषि करना कब सीख लिया था, ठीक है ना। क्या प्लीस्टोसीन में, क्या पूरा प्रस्तर काल में, या मध्य प्रस्तर काल में, या नव प्रस्तर काल में। मानव ने कृषि करना सीख लिया था, कब सीख लिया था भाई, नव प्रस्तर काल में, जब उन्होंने पशुपालन सीखा। ध्यान दीजिएगा दोनों आंसर को, ये दोनों एक ही आंसर हैं, ठीक है ना। जब पशुपालन जीवन निर्वाह की अवस्था थी उसी समय उन्होंने कृषि करना भी सीख लिया, क्योंकि जीवन पर ही निर्वाह अवस्था, जीवन के द्वारा, पशुओं के ही द्वारा, ठीक है ना, पशुओं के द्वारा क्या कृषि करना, मतलब पशुपालन करना, उन्हीं के आधार पर दूध उत्पादन करना, और उनसे उनका आर्थिक व्यवसाय था, ठीक है। 98 की ओर आते हैं, 98, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग शतक बजे लगेगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। अमरेश एकेडमी आपको संकल्पबद्ध है, भूगोल की इतना बेस्ट और इतना कंठस्थ तैयारी करा दिया जाएगा कि आप सभी लोग 75 में 75 नंबर लाने में सक्षम होंगे, और यूनिवर्सिटी में आप पहले स्थान पे होगा। ऐसे पहले स्थान में जो यहाँ पढ़ेगा उसका नाम सर्वोत्तम टॉप 1 का स्टूडेंट कहलाएगा।
आइए भाई, नगरीय बस्तियों की वृद्धि हुई कब हुई? नगर में वृद्धि कब हुई जनसंख्या की? पशुचारण अवस्था में। पशुचारण में तो नगर में तो हो ही नहीं सकते। खनन में भी लोग नहीं कर सकते। कृषि में भी नहीं कर सकते। तो जब हम किसी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, निर्माण अवस्था हुआ, विनिर्माण अवस्था में नगर की बस्तियों में वृद्धि हुई। और 99 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। चलिए भाई, प्राथमिक व्यवसाय नहीं है, वह क्या नहीं है? निम्नलिखित में से प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। लकड़ी काटना, मत्स्य खेत, कृषि, विनिर्माण। उत्तर सही ये है, गलत यहाँ दिया हुआ है। विनिर्माण प्राथमिक व्यवसाय नहीं है, ठीक है ना। तो इस सीरीज में कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। जहाँ गलत है वहाँ आपको हम कमेंट बॉक्स में कहने के लिए कहते हैं, मतलब इसका मतलब इस पर ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। कि अभी कमेंट बॉक्स में 99 क्वेश्चन आप लिखेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय नहीं है लकड़ी काटना, मत्स्य खेत, कृषि, तो विनिर्माण उद्योग तृतीयक उद्योग है, ठीक है ना, या द्वितीयक उद्योग है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन, 100 कमेंट बॉक्स में 99 क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। आइए हम लोग 100 क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पर बंद होती है। 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम निम्न में से कौन सा है? प्राचीन उद्यम क्या है? ठीक है, कृषि करना है, पशुपालन है, शिकार करना है, लकड़ी काटना। प्राचीन उद्यम क्या है? कृषि है। विश्व सबसे प्राचीन तो शिकार करना ही था। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, पूरे कर लिए हैं। बाकी का चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। लगभग हम लोग 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस 1000 क्वेश्चन हमें मात्र 75 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना होगा परीक्षा में, और 75 में ऐसे क्वेश्चन मत जाएंगे आप कि 75 का 75 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये अभ्यास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और कोई भी समस्या हो या ये प्रश्नों से कोई भी समस्या है तो आप 94 51 91 26 21 पर आप कमेंट लिख करके व्हाट्सएप करिएगा। किस क्वेश्चन का आंसर या किसी समस्या का समाधान इस नंबर से होगा आपका। तो अमरीश एकेडमी आप सभी लोगों का स्वागत है, और आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद के साथ साथ थैंक्स।